देखिए अभी मेरा टॉपिक चल रहा था परमाणु संरचना, और इसमें हम लगभग 9 क्लास ले चुके हैं। आज मेरा इसमें 10वां क्लास होगा, और इसको चलिए अच्छे से देखते हैं। इसमें देखिए किसी तत्व के क्वेश्चन है, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए किसी तत्व के दूसरी कक्षा में, तो इसका अभी इससे पीछे वाला क्लास में, इसलिए क्लास को कंटिन्यू देखना चाहिए। पीछे वाला क्लास में देखिए हम बना हुए अधिकतम कितना रह सकता है, तो 2n², जहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या है। n क्या है, कक्षा की संख्या। तो 2, देखिए क्या हुआ, दूसरी कक्षा यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 दूनी 4, यानी कि 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा 8। तो क्या इसका आंसर देखिए शुरू में हो गया 8, ये होगा तो ये सब कोई नहीं होगा, इसका हो जाएगा 8। देखिए दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसीलिए देखिए ये वाला भी लिखते हुए 2, 8, 18, 32, ये वाला जो लिखते हुए हम लोग देखिए एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एम कोष। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि 2, 3, 4, ये बताया नहीं है। यहाँ पे ये दिया हुआ कि एम कोष में अधिकतम। तो अब हमको समझना है कि एम कोष किसको कहते हैं। तो देखिए होता है K, L, M, इस तरह ये होता है। तो एम कोष का बात है, तो एम पे एम रुक जाते हैं। तो एम कोष यानी कि 1, 2, 3, यानी कि तीसरा कक्षा का बात किया हुआ है। ये किस कक्ष का बात किया हुआ है, तीसरा कक्ष का। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्ष में कितना रह सकता है, 2n², यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 9 = 18, यानी कि अधिकतम कितना हो सकता है, 18, अधिकतम 18 रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम बहुत करा चुके हैं, इसलिए हम बहुत समय नहीं दे रहे हैं, और ऐसे जो ऐसे एक्सप्लेन तो हम डिटेल कर ही दिए, फिर भी देखिए एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो K, L, M, उसके बाद एन होता है, क्या होता है K, L, M, N, ऐसे कक्ष करते हैं। तो ये कितने नंबर पे है, ये है 4 नंबर पे, यानी कि 2n² फॉर्मूला बिठा दिए, 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 16 = 32। क्या हो गया 32, यानी कि क्या इसका आंसर हो जाएगा 32, आंसर हो गया 32। परमाणु विद्युत होते हैं। देखिए परमाणु विद्युत मतलब विद्युत का क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक, ये पूछा हुआ है। तो क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, द्विधनात्मक होता है, या फिर उदासीन होता है। तो परमाणु जनरली क्या हम लोग क्या लिखते हैं कि परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन = प्रोटॉन = वो परमाणु संख्या वो बताते हैं। तो परमाणु विद्युत क्या होता है, उदासीन। इसका मतलब इसका अगर परमाणु उदासीन लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोटॉन का संख्या = इलेक्ट्रॉन का संख्या, एटॉमिक नंबर ये हो गया। और उदासीन मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, जितना नंबर ये उतना इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। तो क्या होता है, प्लस माइनस आपस में कट के 0 हो जाता है, और इसलिए ये उदासीन कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग C में संबंध है। तो इसका देखिए इनमें क्या संबंध है, ये हो जाएगा
क्या आंसर हो जाएगा, P बराबर E c², P बराबर BC, या फिर ये इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा P बराबर हो जाएगा E/C। इसका आंसर हो जाएगा P बराबर E=C। अब देखिए सबको किसको क्या कहते हैं, देखिए P हो गया संवेग मोमेंटम, E हो गया कुल ऊर्जा, और C हो गया प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। ई से भी रिलेशन पूछता है तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। आगे है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। हाँ, अब है कि किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति कैसा होगा, वो किस पे निर्भर करता है, आवेश पे, इलेक्ट्रॉन पे, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे। जब तक प्रोटॉन था तो तब तक हम प्रोटॉन मारे, वहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया हुआ था। अब आ गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने लगे। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से भी एक पॉइंट अगर हम नीचे जाएँ तो वहाँ पे होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है कोर, अभी बताएं पीछे वाला वीडियो में, और एक होता है वैलेंस। ये वैलेंस होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पे। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बदलेगा आपको आंसर आपको उस हिसाब से देना होगा। आगे है, हम सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल में बता दिए हुए हैं, और हर क्वेश्चन जहाँ पे लगता है कि लोग फंसेगा या आप लोग फंस सकते हैं, उसको हम एक बार फिर से सारे ऑप्शंस को एक बार डील कर देते हैं। देखिए यहाँ पे परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, तो ऑप्शन में दोनों त्रिज्या डाल दिया हुआ परमाणु का। देखिए ये होगा ये या फिर ये, तो यहाँ पे देखिए दोनों डाला हुआ। अब ये भी दे दिया हुआ और ये भी दे दिया हुआ, तो इस पर कन्फ्यूज़न बनाएगा, क्योंकि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है, यहाँ पे नाभिक का नहीं है, नाभिक का भी दे दिया हुआ और दोनों का दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए ये हो गया परमाणु का प्रभावी त्रिज्या, ये वाला जो है ये है परमाणु का त्रिज्या, यह है परमाणु का त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो गया, ये हो गया 10⁻⁻10 मीटर। और ई वाला जो है ये है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। तो दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इसको बारीकी से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे है, आर्गन का द्रव्यमान संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आर्गन का द्रव्यमान संख्या है 40, आर्गन एक अक्रिय गैस है, तो आर्गन में प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 22 है। प्रोटॉनों की संख्या अगर दी 22 हो जाएगा तो P + N बराबर 40, P + N बराबर 40, और प्रोटॉन अगर दिया हुआ है 22 + N बराबर 40, यानी कि N बराबर अगर इसको ले जाकर उधर माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन, कोई भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं होगा, कभी भी ये हमेशा प्रोटॉन से अधिक होगा या फिर बराबर होगा, बराबर हो सकता है या फिर अधिक हो सकता है, कभी भी ये कम तो हो ही नहीं सकता। अगर यदि ऐसा है तो क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा। या फिर आर्गन में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग 40 है। प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन = द्रव्यमान संख्या, तो ये क्या ये वाला सही होगा। आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, और ये आर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या 18। फिर यहाँ तो वही बात हो गया, क्या न्यूट्रॉन की संख्या 18 ये पॉसिबल है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये नहीं होगा। ई वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ये। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ते हैं, यहाँ पे तो ये पॉसिबल है नहीं, प्रोटॉन का संख्या अधिक हो जाए, न्यूट्रॉन का संख्या कम हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला अर्जुन तो एक ही तरह से इसी से निकाल सकते हैं, तो इसमें कौन हो जाएगा, आर्गन का संख्या, आर्गन में इलेक्ट्रॉन का संख्या = प्रोटॉन का संख्या, इसमें ये हो जाएगा 18, तो आंसर हो जाएगा इसका ये। चलिए आगे देखते हैं, ये एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या निम्न में से कौन सी हो। संयोजकता कोष में यानी कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा। तो देखिए एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 35 है, तो ये क्या होता है 2, 8, 18, इसी तरह चलाते हैं इसको, उसके बाद क्या हो जाएगा 35,
यानी कि 10 और 8 28, 28 और 7 35। तो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं। तो इसका आंसर यानी कि क्या हो जाएगा, ये फिर ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनुसार परमाणु डैश को मतलब किसको बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। अनुपात में अगर दी जो बात कर दे, यानी कि एक से अधिक उसमें बनेगा, और वो एक निश्चित अनुपात में अगर दी बनता है, तो क्या यहाँ निश्चित का बात नहीं किया हुआ है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस समय तो कुछ ऐसा बात होता नहीं है। अगर ये अनुपात का बात है तो यौगिक है या फिर मिश्रण है। निश्चित कह देता तो 100% यौगिक, लेकिन यहाँ मिश्रण है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन का बात ही नहीं है, ये हो जाएगा यौगिक। इसका आंसर हो जाएगा यौगिक। तो आज का ये क्लास मेरा कंप्लीट हुआ और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।